नमस्कार। हमारा संविधान आप जानते हैं सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये तो भारत की जीती जागती कहानी है। और पिछले 10 सालों में इस कहानी में कई नए और दिलचस्प मोड़ आए हैं। तो आज हम उन्हीं बड़े बदलावों को समझेंगे, एक एक करके। तो बड़ा सवाल यही है कि पिछले एक दशक में हमारा संविधान असल में बदला कैसे है। देखिए, इससे एक बात तो साफ होती है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो हमारे समाज के साथ साथ सांस लेता है और बदलता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या नई चीजें जुड़ी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान के इन नए अध्यायों की। ये वो बदलाव हैं जिन्होंने आज की जरूरतों के हिसाब से देश की कहानी को एक नई दिशा दी है। चलिए शुरुआत करते हैं देश की सीमा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से। हम दो ऐसे बड़े संशोधनों को देखने वाले हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत के नक्शे बल्कि हमारे बाजारों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले आता है 100वां संशोधन। ये भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों से चला आ रहा एक जमीनी विवाद सुलझाने के लिए था। लेकिन मामला सिर्फ जमीन का नहीं था। असल में ये दो देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश थी। और इसका असली असर जमीन से कहीं ज्यादा गहरा था। जरा सोचकर देखिए, इस एक समझौते से हजारों लोग जो दशकों से बिना किसी देश की नागरिकता के जी रहे थे, उन्हें अपनी एक पहचान मिली। साथ ही हमारी सीमाओं का मैनेजमेंट बेहतर हुआ और सुरक्षा बढ़ी। खासकर असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम था। अच्छा, अब सीमाओं से हटकर आते हैं सीधे बाजार पर। 101वां संशोधन एक तरह की आर्थिक क्रांति लेकर आया। इसने भारत के पूरे टैक्स सिस्टम को बदलने के लिए जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया। और इसका एक ही मकसद था, चीजों को आसान बनाना। और जीएसटी का जो मूल मंत्र था वो था एक राष्ट्र एक कर। मतलब दर्जनों अलग अलग तरह के टैक्स की जगह अब बस एक टैक्स। इसका लक्ष्य था पूरे देश को एक सिंगल मार्केट बनाना, जहां व्यापार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो। तो असल में हुआ क्या? केंद्र और राज्यों के बहुत सारे टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, ये सब एक बड़े टैक्स जीएसटी में मिल गए और इसे चलाने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाए गए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भारत एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया, जिससे व्यापार में काफी आसानी हुई। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय की। हमारा अगला पड़ाव उन संशोधनों पर है जिन्होंने पिछड़े वर्गों को संवैधानिक रूप से और ज्यादा ताकतवर बनाया है। 102वां संशोधन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी एनसीबीसी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए था। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि ओबीसी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए इस कमीशन के पास पहले से कहीं ज्यादा अधिकार और सुरक्षा आ गई। इस संवैधानिक दर्जे का मतलब था कि एनसीबीसी अब सिर्फ एक सलाह देने वाली बॉडी नहीं रही, उसे एससी और एसटी आयोगों के बराबर की शक्तियां मिल गईं। आप कह सकते हैं कि ये ओबीसी समुदाय के लिए एक मजबूत संवैधानिक सुरक्षा कवच की तरह था। लेकिन 102वें संशोधन के बाद एक कंफ्यूजन पैदा हो गया। सवाल ये उठा कि ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार आखिर है किसका, केंद्र का या राज्यों का? बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए 105वां संशोधन लाया गया। इसका समाधान बहुत सीधा और साफ था। 105वें संशोधन ने एकदम क्लियर कर दिया, केंद्र सरकार अपनी सेंट्रल ओबीसी लिस्ट बनाएगी और राज्य सरकारों को भी अपनी स्टेट ओबीसी लिस्ट बनाने का पूरा अधिकार होगा। इस कदम ने भारत के संघीय ढांचे यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन को और मजबूत किया। चलिए अब आते हैं भारत की आरक्षण नीति पर, जिसमें पिछले कुछ सालों में कुछ बहुत ही बड़े बदलाव हुए हैं। देखते हैं कि आरक्षण के इन नए आयामों में क्या खास है। ये एक ऐतिहासिक बदलाव था। भारत में पहली बार आरक्षण का आधार सिर्फ जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति भी बना। 103वें संशोधन के जरिए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके तहत सामान्य वर्ग के लिए 10% का एक नया कोटा बनाया गया। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोटा एससी, एसटी और ओबीसी के मौजूदा आरक्षण के अलावा था, उसे छुए बिना। इसे आर्थिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। इसके बाद आया 104वां संशोधन। इसका मकसद था एससी और एसटी समुदायों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखना। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो संविधान लागू होने के समय से ही हमारे देश में मौजूद है। इस संशोधन ने असल में दो काम किए।
पहला, इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 और सालों के लिए बढ़ा दिया। और दूसरा, इसने एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की जो पुरानी प्रथा थी उसे खत्म कर दी। और अब हम आते हैं सबसे हालिया और शायद सबसे ज्यादा चर्चित संशोधन पर। यह हमारी संवैधानिक यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। और यह है 106वां संशोधन, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। सालों के इंतजार के बाद आखिरकार ये कानून राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लाया गया, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। ये कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% यानी 1/3 सीटें सीधे तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। इसी में SC/ST महिलाओं के लिए एक सब कोटा भी है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है, ये व्यवस्था अगली जनगणना और सीटों के पुनर्निर्धारण यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगी। तो हमने पिछले एक दशक के 7 बड़े संवैधानिक बदलावों को समझ लिया। अब चलिए इन सब को एक साथ एक क्विक रिकैप में देख लेते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बस मुख्य बातें याद रखना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से दोहराते हैं। 100वां संशोधन साल 2015, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता। 101वां साल 2016, GST का लागू होना। 102वां साल 2018, NCBC को मिला संवैधानिक दर्जा। 103वां साल 2019, EWS के लिए 10% आरक्षण। 104वां साल 2020, SC/ST आरक्षण का विस्तार। 105वां साल 2021, राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार। और आखिर में 106वां संशोधन साल 2023, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। तो ये रहा आपका क्विक गाइड। तो ये थी पिछले एक दशक में हमारे संविधान के बदलने की कहानी। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। इन सब बदलावों के बाद हमारे संविधान का अगला अध्याय क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।